नमस्कार, मैं हूं रवि वर्मा। स्पष्टता न्यूज़ के इस डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम स्पष्टता के माध्यम से हर खबर को लेकर आएंगे स्पष्टता के साथ। कहते हैं कि यूं तो सभी की तकदीर भगवान ही लिखते हैं, पर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने हुनर से सीखते हैं। जी हाँ, बात हो कोलकाता के उद्योगपतियों की, व्यवसायों की, या समाज सेवियों की, या कर्मयोगियों की। कोलकाता इस स्थान में हमेशा अग्रणीय रहा है और आज इसी श्रृंखला में स्पष्टता न्यूज़ चैनल जुड़ा हुआ है डीके मोहता जी के साथ। नाम और परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने स्टील कास्टिंग के क्षेत्र में व्यवसाय से जुड़ते हुए सामाजिक सेवा क्षेत्र में अपना एक वर्चस्व बनाया है। हम सीधे लिए चलते हैं आपको डीके मोहता जी के पास और आइए जानते हैं स्पष्टता न्यूज़ चैनल के इस प्रयास पर वो दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और स्पष्टता न्यूज़ चैनल जिसने ये पहल की है डिजिटल चैनल से सभी के पास हर खबर स्पष्टता के साथ लेकर आए, क्या संदेश आप दर्शकों को देना चाहते हैं? अब तो जो समय है वो डिजिटल का ही समय है और अमित को तो मैं बहुत बरसों से जानता हूँ। इसने बहुत सिंसियरली मेरे साथ में काम किया है बल्कि, तो हम लोग काफ़ी सेटिस्फाइड, हमारी सर्किल के जो लोग हैं सभी सेटिस्फाइड हैं। और ये जो नया काम इन्होंने शुरू किया है इसके लिए मेरी बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद सर। अब जानना चाहेंगे कि दर्शकों को भी कि यूं तो आपका नाम सेवा के क्षेत्र में, चाहे वो फॉस्मी की बात हो, फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की, चाहे वो माहेश्वरी सेवा समिति की बात हो जो अंतर्गत है माहेश्वरी सभा के, या माहेश्वरी औद्योगिक एवं शिक्षण केंद्र की, सभी संस्थानों में आपका नाम उल्लेखनीय रहा है। किंतु हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा एवं जीवन यात्रा के बारे में। मेरा एक्चुअली शुरुआत हुई राजस्थान से। मैं राजस्थान में ही पैदा हुआ था, चूरू डिस्ट्रिक्ट में, और सादुलपुर जगह का स्टेशन का नाम है, और राजगढ़ में हम लोग हुए हैं पैदा। तो वहाँ सब मोहता लोग ही आके वहाँ पे बसाए हुए हैं। हम लोग पहले दीवान जी थे हमारे बड़दारा जी, वो बीकानेर में थे, फिर वहाँ से निकल के आके मोहता बसाए हैं इसको, राजगढ़ को। तो मैं पहले से पढ़ाई वहीं से किया था। फिर उसके बाद में फिर कुछ दिन बाद ही हम लोगों को आना पड़ गया था कलकत्ता। तो कलकत्ता में आके मैंने डीडू माहेश्वरी में भर्ती हुआ, और वहाँ से फिर वो, क्योंकि हायर सेकेंडरी का कोर्स था तो हायर सेकेंडरी वहाँ थी नहीं, तो फिर विट्ठल विद्यालय से जाके ग्रेजुएशन किया और सेंट जेवियर्स कॉलेज में भर्ती हुए। और मेरा वहीं से ग्रेजुएशन का जो है वो सेंट जेवियर्स कॉलेज से हुआ है। जी, ये तो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा। इसके बाद सर, जैसा कि आप व्यवसाय के क्षेत्र में उतरे और उसके बाद धीरे धीरे सामाजिक सेवा क्षेत्र की ओर बढ़े, हम जानना चाहेंगे कि जब आपने व्यवसाय क्षेत्र में उतरे आपकी क्या उम्र थी और आप क्या युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं कि कैसे वो इन उद्योग जगत में अपनी एक पहचान बनाएं, कैसे आपने ये अपना उद्योग यहाँ व्यवसाय शुरू किया? देखिए, इसमें मेरे पास में कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं थी, लेकिन खाली मैं बोल रहा हूँ कि हार्ड वर्क अगर कोई करता है तो अंत में जाके उसको सक्सेस मिलती है। और मैं हार्ड वर्कर सम और अदर था। तो मैं जब स्कूल से, जब वहाँ पे स्कूल में यहाँ पे जब भर्ती हुआ तो मॉर्निंग स्कूल थी हम लोगों की। तो मॉर्निंग स्कूल थी तो दिन में भाई जी के ऑफिस में बैठता था। हम लोग उस वक्त हिंदुस्तान मोटर्स में सप्लाई करते थे पार्ट्स वगैरह। तो मैं वहाँ बैठता था, दिन में काम हम लोग सीरियसली देखते थे, भाई जी की गाइडेंस में देखते थे। तो वहाँ से काम शुरू किया। फिर उसके बाद में मेरा एक दोस्त था NR चौधरी, तो उसने प्रिंटिंग का व्यवसाय वो अच्छे से कर रहा था, तो मैं उसके साथ हुआ। और मैं कम से कम भी शिवाकाशी गया हूँगा, आपको 50 बार शिवाकाशी गया हूँगा, क्योंकि सारा का सारा प्रिंटिंग का मटेरियल वहाँ पे कंसंट्रेटेड था। जो उस वहाँ पे एक और थी, एक माचिस बनाने का, ये जो कारखाना था सारा का सारा शिवकाशी से ही आता है। तो मैं वहाँ पे गया तो मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस, क्योंकि ट्रैवल करना पड़ता था उस वक्त। तो एयर वगैरह तो खैर काफ़ी दूर की चीज़ थी, ट्रेन में जाते थे, 2 रात और 1 दिन का सफ़र होता था। लेकिन उससे आपको कई तरह का एक्सपोजर, कई चीज़ों का मिलता था, किसी से मिलना क्या नहीं। और वहाँ पे कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानता था, वहाँ पे तमिल के भी बहुत सारे वर्ड सीख लिए थे, इशारे से या तमिल के वर्ड से कुछ न कुछ उनको बता दिया करते थे। तो यहाँ से शुरुआत क्या हुई कि पहले हम लोग हिंद मोटर के जो वो पार्ट्स बनाते थे, प्रिंटिंग लाइन में गया। फिर प्रिंटिंग लाइन में भी कुछ करते करते ठीक ही काम किया था। इंडस्ट्रियल गाइड भी छापता था मैं, मेरे मामा जी की 18-20 पेज की वो मंथली मैगजीन थी। फिर उसके बाद में वहाँ से छोड़ के, और 2 साल मैंने मामा जी के साथ में काम भी किया। और उसके बाद में वहाँ से फिर
हट के और पेंटिंग का मैंने 2 साल किया। उसके बाद में मैं चला आया इंजीनियरिंग में। तो मेरे जीजा जी RS बिरला जो थे वो सिमको के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने मेरे को गाइड करके बोला कि भाई तुम इंजीनियरिंग लाइन में आ जाओ, काम कर सकते हो। और उस वक्त हम लोग वैगन कंपोनेंट्स बनाना शुरू किए, जो कि सिमको में ह्यूज मात्रा में लगता था। उस वक्त सिमको का प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। लेकिन उन्होंने मेरे को एक ही बात बोला कि भाई तुमको यहाँ पे इस कंपनी में तुमको पाँव नहीं रखना है। बाकी तुम हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, सब जगह काम लगता है और काम बहुत है, लेकिन तुमको हमारे यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ का सारा काम मैं देखता हूँ बोल के। तो वही हुआ। हम लोग जो कंपोनेंट बनाते थे उनको लेने वाले ऐसे खोजते थे कि भाई ये कंपोनेंट कहाँ मिलेगा, बहुत शॉर्टेज में चलता था। और वैसे ही सिमको के जो लोग बाग थे वो खोजते थे कि भाई ये कहाँ मिलेगा, उनको रिक्वायरमेंट थी और हम बनाते थे। लेकिन कभी हम लोग आपस में कोई तरह का भी हम लोगों का बिज़नेस नहीं हुआ। फिर वो करीब ये बात 73 से शुरू किया था, ये 10-12 साल चला। इनिशियल बड़ी हार्डशिप का टाइम रहा। 5-6 साल बाद में तो बल्कि ये हो गया था पोजीशन कि भाई इसको बंद किया जाए क्या, क्योंकि उस तरह से सारी की सारी चीज़ों को सहेज नहीं पाए थे। तो लेकिन फिर बोले भाई अच्छा ठीक, आधा दिन देखे कि हिसाब किताब करके ख़त्म करें। फिर बोले नहीं चलो 3 महीना और देखते हैं। तो वो 3 महीना जो और देखने का प्रयास किया, उसके बाद में जो हम लोग कई बड़े हार्ड स्टेप्स लिए, इकोनॉमाइज़ किया, एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ किया, और हार्ड वर्क तो खैर करते ही थे। और उसके बाद में लगता है कि कुछ नक्षत्र भी फेवरेबल हो गए। तो उसके बाद से शुरुआत हुई, तो स्टेडी प्रोग्रेस हम लोगों की होती गई। लेकिन फिर जाके आपस में कुछ कारणों से और मैं फिर जी से फिर अलग हुआ। वो करीब 84 के आसपास। 84 के आसपास होके फिर मैंने अपना काम शुरू किया। उसमें भी 2-3 जनों से एसोसिएट हुआ। कम से कम इसमें 3-4-5 साल निकले। अच्छा ही काम हो रहा था। फिर सम और अदर हम लोग, मैं और बिरला जी की टीम, यहाँ पे पाक होटल में कोई सेमिनार थी, राजस्थान से लोग आए हुए थे, तो उसमें मैं भी गया हुआ था। तो वहीं पे बैठे बैठे बात हुई फिर से, क्योंकि हम लोगों का कोई बेसिक झगड़ा नहीं था, इंटीग्रिटी में कोई फ़र्क नहीं था। समझ हम लोगों की दोनों, अंडरस्टैंडिंग दोनों की बहुत बढ़िया थी। और वो एक स्टैब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो भी बहुत हार्ड वर्कर और बड़े इंटीग्रिटी वाले आदमी थे। तो उन्होंने ऐसे ही बात में हम लोग साथ में लंच लेने लगे। तब वो बोले कि ठीक है, मैं तो कोई ऐसा आदमी देख रहा हूँ जो मेरा इस तरह का काम जो सामने दिख रहा है वो कर सके। और मैं रेस्पॉन्ड किया कि मैं ऐसा कोई एसोसिएशन देख रहा हूँ जिसमें मैं ये काम कर सकूँ, क्योंकि मैं सारा काम जानता हूँ। तो वहीं से फिर वो वहीं पे करीब वर्बली हम लोग एक्सेप्ट कर लिए कि चलो एक दूसरे के साथ काम करेंगे। फिर डिटेल्स वर्कआउट कर ली और इंडिपेंडेंटली फिर मैं वर्क करना शुरू कर दिया। उसके वो वर्क भी काफ़ी दिन तक चला, लेकिन उसमें भी कई तरह की फिर तकलीफ आई। तो फिर वो भी चेंज ऑफ हैंड्स हुए और करा के फिर हम लोग वापस जो है, अल्टीमेटली मैं बिरला जी के साथ में रहा, बिरला जी के परिवार के साथ में रहा, ये बोल सकते हैं, क्योंकि बिरला जी के बच्चे और उनके बच्चे। तो अब हम उन लोगों के कांस्टेंट टच में थे। और अभी जो ये व्यवसाय चल रहा है कॉमेट टेक्नोकॉम का, ये करीब 94-95 के आसपास शुरू हुआ था, समझ लीजिए। और ये जो काम शुरू हुआ है वही ग्रेजुअल प्रोसेस होते होते तो प्रोग्रेस होते होते फिर अभी ये हो गया कि वो एसोसिएशन बिरला जी के साथ में है। लेकिन अब वो मेरा ग्रैंडसन, जिया जी का ग्रैंडसन जो है आदित्य विक्रम बिरला, उसके साथ में है। अब वो बिरला लोगों को रिप्रेजेंट वो करता है और हम अपने दोनों बच्चे हमारे आ गए ट्रेड में, विवेक बड़ा वाला है और आनंद छोटा वाला है। तो इधर का भी एकदम ऑर्गेनाइजेशन ठीक से चल रहा था। लेकिन ये एक्सपेंशन के लिहाज से जो आदित्य विक्रम बिरला के साथ में हुआ है, वो लोग पहले तो सिक हो गए थे और उनका ऑर्गेनाइजेशन में वो लॉट ऑफ एफर्ट्स वे टेकन। लेकिन फिर कोई सूरत से वो NCLT में जाके मतलब फिर वो एकदम ऑल टुगेदर नया फिर से शुरू किया। और उसमें ही सो फास्ट और इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग और इस तरह की है कि बहुत ये 4 साल के अंदर हम लोग बहुत प्रोग्रेस कर लिए। एंड हम लोग उसके साथ में एसोसिएटेड हैं, वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करता है, हम अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। लेकिन ग्रुप हम लोगों का इतना ये हो गया कि कलकत्ता में अभी मैं आने वाले 2 साल में आप देखेंगे कि फील करेंगे कि इतना तेज़ी से भी कोई आदमी, कोई ग्रुप आगे बढ़ सकता है, ये उम्मीद है मेरी। तो देखिए किस तरह से इन्होंने बताया कि व्यवसाय जगत में अपने पुत्रों को यहाँ व्यवसाय क्षेत्र में ले आया और अपने व्यवसाय क्षेत्र में ही पारी को निभाते हुए राधे श्याम जी बिरला के साथ शुरू की। और अभी उनके वर्तमान में उनके पौत्र आदित्य विक्रम बिरला जी के साथ कॉस्मिक ग्रुप वाले उनके साथ बढ़कर इसी क्षेत्र में ये अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। हम लोगों ने ये स्कूटी का बिज़नेस किया है। स्कूटी का उसने कारखाना ख़रीद लिया, रैफ्ट बोल के है। ये हमारा सौरभ गांगुली जो है वो एम्बेसडर है। तो
उसका जो है बिज़नेस, वो मैन्युफैक्चरिंग पूरी यूनिट को ही ख़रीद लिया है उसने, और ख़रीद के अब हम लोग जो उनके साथ में कर रहे हैं उसका लीजिंग का व्यवसाय कर रहे हैं। या अमेज़न है और ये स्विगी है, इन लोगों को हम लोग ट्रिपार्टाइट टाइप को एग्रीमेंट होता है। एक राइडर है जो उसके पास पैसा नहीं है, हम उसको दे देते हैं भाड़े पर ये स्कूटर, और वो स्विगी और वो लोग उसको बिज़नेस दे देते हैं। तो ऐसे करके 3 जन का और स्कूटर हम खरीद लेते हैं स्कूटर से। तो इस तरह 3 से मिल के जो एग्रीमेंट होता है उसमें पूरा सारा व्यवस्था है। हम यहीं बैठे बैठे टेबल पे बैठे बैठे देख लेते हैं कि हमारा कौन सा स्कूटर कहाँ है, एरिया फिक्स्ड है, उस एरिया से बाहर नहीं जा सकता वो, क्योंकि बाहर जाते ही वो बंद हो जाएगा। मतलब यहीं से ही कंट्रोल सारा का सारा है, ट्रैकिंग सारी की सारी यहीं से है। अब वो करीब करीब 600-700 स्कूटर तो हमारे यहाँ चले गए, और एक और उन लोगों की संस्था है उसमें चले गए, और अब इसका प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। तो ये तेज़ी से जब और बढ़ेगा तो कम से कम भी हमको अभी रिक्वायरमेंट जो है 10,000 स्कूटर तक की है हमारी। तो ये जो काम जो है ये एक तरह का डाइवर्शन हुआ। और हम लोग थोड़ा बहुत FMCG का भी काम करते हैं। तो FMCG में हम लोग घी बनाते हैं, गावा घी, जो बंगाली कम्युनिटी में ज़्यादा चलता है। लेकिन उसके साथ साथ एजेंसीज़ भी है हमारे, कई डेल मोंटे की है और जैसे मॉर्टन की है, ऐसे करके कई एजेंसी वर्क भी उसके साथ हैं, और ये काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा डाइवर्शन हुआ। अब आगे चल के ये काम कितना बढ़ेगा, लेकिन हमारे खुद के काम में, रेलवेज़ वाले काम में अभी ट्रिमेंडस स्कोप है। समझ लीजिए मैं 50 बरस से हूँ इस लाइन में, और 50 बरस में इतना स्कोप, इस तरह का अच्छा स्कोप कभी नहीं देखा ज़िंदगी में। जो अभी 3-4-5 साल में हमारी भी प्रोग्रेस हुई है, मल्टीफोल्ड हमारा टर्नओवर वगैरह इंक्रीज़ कर दिया। हम स्मॉल थे वो मीडियम में आ गए, और आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सामने भी फ्यूचर जो इसका है बहुत गजब का फ्यूचर है। और हमारा एक्सपेंशन जो है वो इक्वली उससे मैचिंग है, काफ़ी स्पीड से चल रहा है एक्सपेंशन। अगर सारी चीज़ें मटेरियलाइज हुई तो हम लोग कम से कम थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में चले जाएंगे टर्नओवर वगैरह हमारा, मतलब वेरी शॉर्टली। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। देखिए, आपने हिंदुस्तान मोटर से, और उसके बाद प्रिंटिंग, और उसके बाद खुद का रेलवे में काम, कंपोनेंट का सप्लाई, और उसके बाद जैसा कि हम आपसे जाने कि FMCG और आप दूसरे भी प्रोडक्ट्स में लाइक आउटसोर्सिंग ऑफ स्कूटी सर्विसेज, ये सर्विसेज में भी डाइवर्सिफाइड किए। इसको देखते हुए बस इतना ही कहूँगा कि आपकी ये प्रेरणादायक कहानी से यही कह सकते हैं कि जब दिल में यह अरमान लिया तो मंजिल को अपना मान लिया, और फिर क्या मुश्किल और क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। लेकिन कहते हैं कि जब हम कहीं ना कहीं अपनी संघर्ष यात्रा में बढ़ते हैं तो हमेशा एक निजी विचार होता है कि कुछ हमारे ऐसे ऊर्जावान स्रोत रहते हैं जिनको हम पूरा श्रेय देते हैं अपनी इस यात्रा का। आपके जीवन में ऐसे कुछ ऊर्जावान स्रोत या जिसे आप अपना पूरा श्रेय देते हो अपनी इस निजी यात्रा में? मैं सबसे बड़ा इसके लिए अगर किसी को क्रेडिट देनी है तो वो RS बिरला को, जो उस वक्त मैं कुछ भी नहीं जानता था, बल्कि मैं गवर्नमेंट ऑफिस में, बड़ी ऑफिस में जाने से भी मेरे को हेजिटेशन होती थी। तो वो बोले कि कॉन्फिडेंस लेवल की तुम बात छोड़ दो, वो मेरी चिंता है, वो तुमको बाकी सब चीज़ रिसोर्स है, तुमको सारी गाइडेंस मिलेगी, बस तुमको काम करना है। और आप विश्वास करिए कि मैं वहाँ पे 14 घंटा 15 घंटा काम करता था। ये दूसरी बात है नक्षत्र की कि उस वक्त फिर उसके बाद भी हम लोग लॉस करते रहे थे, लेकिन काम हमारे पास में हमेशा रहा, काम हम करते रहे, मंडी में भी काम करते रहे कि ठीक है कहाँ से और काम हो सकता है। और वो जो है वो, और फिर भाग्य तो अपने हाथ का है, वो तो अपने हाथ का नहीं है समझ लीजिए। तो वो उसने भी साथ काफ़ी दिनों बाद जाके दिया, लेकिन दिया तो बहुत वंडरफुली, उसके आशीर्वाद है उनका कि आज की डेट में जो हम हैं, बिरला जी की शुरुआत जो की हुई थी उसी के आगे हम आगे बढ़े थे। बहुत सही। किंतु व्यवसाय के अलावा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सेवा क्षेत्र में भी आपका काफ़ी नाम रहा है, चाहे वो फॉस्मी में हो, पास प्रेसिडेंट रहे आप, और अभी वर्तमान में एडवाइजरी में है। उसके बाद माहेश्वरी सेवा समिति अंतर्गत माहेश्वरी सभा में आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं, माहेश्वरी औद्योगिक एवं शिक्षण केंद्र से आप जुड़े रह चुके हैं। ऐसे कई सेवा क्षेत्रों में जब जुड़ते हैं तो आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है व्यवसाय क्षेत्र में रहते हुए, पारिवारिक संतुलन रखते हुए सेवा क्षेत्रों में जुड़ना। इसके पीछे क्या आप किसे अपने प्रेरणा स्रोत मानते हैं? क्या आपका उद्देश्य रहा जो आप सामाजिक सेवा क्षेत्र में इतने रूप से जुड़े हुए हैं? देखिए, इसमें तो हार्ड वर्क का ही बोलूँगा। मेरे हिसाब से नेवर अ डल मोमेंट। आदमी को खाली बैठना नहीं चाहिए। जैसे ही वो कुछ काम में लगेगा, कुछ ना कुछ रिज़ल्ट उसका आएगा। आप इधर काम करेंगे तो इधर से रिज़ल्ट नहीं भी आए तो इधर से आएगा, कहीं ना कहीं से रिज़ल्ट आएगा। तो काम में लगे रहना। मैं ये फेडरेशन में गया था तो एकदम नया हैंड की तरह गया था, और MP शर्मा हमारे उस वक्त अब तो नहीं रहे खैर। तो उनके साथ में काम करके और समझ में आया कि
कितना काम है हमारा फेडरेशन का। और हम लोग ये बात किया करते थे कि भाई इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, नहीं तो चलेगा नहीं, ये नहीं। तो वो शर्मा जी मेरे को ये बोलते थे कि देखो, एक भी यूनिट का अगर तुम आंसू दो तो पहुँच दिए तो तुम समझ लो कि सक्सेसफुल हो गए। ये उनकी धारणा थी। और फॉस्मी में मैं काफ़ी जम के काम किया। मेरी समझ में, मेरी टेन्योर में ऐसे लगेगा जैसे मैं कोई अपने कर रहा हूँ, लेकिन मेरी खुद की भी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुई। उस वक्त में SSI, NSIC जो कंसर्न एजेंसीज़ है इसकी, WBFC वेस्ट बंगाल फाइनेंस कॉरपोरेशन, WBSIDC, अच्छा वेरियस ये जो अपने क्रेडिट एजेंसीज थी, वहाँ पे उस वक्त ही मेरे टाइम में ही क्रेडिट एजेंसी का वर्क चालू हुआ था, क्रेडिट रेटिंग का, जिसके लिए NSIC सपोर्ट करती थी। तो दुनिया भर के हम लोगों ने वो किए। अच्छा, साक्षात्कार तो मैंने इतने दिए हैं, मतलब 3-3 घंटा 4-4 घंटा ये बजट वगैरह जब आते थे तो कलकत्ता टीवी या कोई भी तारा टीवी में फर्स्ट टाइम मैं आया था, तो अनिंदो चैटर्जी था, उसने मेरे को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। और उसके बाद में तो चैनल्स का नंबर फिर अच्छे तरह से पेपर्स में कवरेज, तो वही सबसे बड़ा रेम्यूनरेशन वही था। मतलब ऐसे भी एक तो इच्छा ही थी कि भाई समाज के लिए कुछ करें, ये इनडायरेक्ट समाज के लिए इच्छा हुई। तो इस तरह से फेडरेशन में जो काम किया उस वक्त 2 साल में जो कुछ एक्सपीरियंस गेन किया, वो शायद लाइफ में सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। वो जो गेन किया मैंने, सर्व किया वो अपनी जगह, जो कुछ सर्विस हुआ मेरे को तो खैर मालूम है क्या क्या था, कुछ अच्छे भी अचीवमेंट थे, लेकिन ये है कि मेरे को बहुत कुछ मिला उस सर्विस से। और मेरा एक ही सिद्धांत है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको कंफर्टेबल होना है, तो यू हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में जो बैठा रहेगा वो फिर मतलब आदमी कुछ विशेष कुछ कर नहीं सकेगा। ही हैज़ टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, तब वो कंफर्टेबल हो सकता है। सही बात, सेवा लगन की बात एकदम सही बताई आपने। और अब जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी अभी आपने बताया कि आप व्यवसाय क्षेत्र में भी अपने पुत्रों के साथ लगे हुए हैं और वो आगे लेकर बढ़ रहे हैं, ऐसे उस समय में जब आप सेवा क्षेत्र में जुड़ते हैं, हमारी युवा पीढ़ी भी देख रही है और आने वाली पीढ़ी भी देख रही है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें कि किस तरह से वो इस संतुलन को बनाए रखते हुए इस सामाजिक सेवा क्षेत्र हो या व्यावसायिक क्षेत्र हो, इनमें किस तरह से सफलता हासिल करें? कुछ संदेश हमारी उस युवा पीढ़ी के लिए। देखिए, सबसे बड़ी तो एक ही बात है कि आदमी को हार्ड वर्क के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगलिंग पीरियड में आप भाग्य की बात करना छोड़ दीजिए, लेकिन अपने हाथ में जो चीज़ है वो यही है कि हार्ड वर्क और लगन के साथ में काम करें। ईजी रहने के लिए, अगर आपको ईजी लाइफ चाहिए तो आपको बिजी रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने कहा, कंफर्टेबल होने के लिए आपको डिस्कम्फर्ट होना पहले ज़रूरी है, आपको हार्ड वर्क करना ज़रूरी है और कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करना ज़रूरी है। और कोई भी एक इंस्टीट्यूशन से ज़रूर जुड़ना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो चाहे स्टैंडर्ड की, कोई भी एक अच्छे संस्थान से ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ऑटोमेटिक एक, जब भी आप कुछ करते हैं तो ये इट एड्स टू योर पर्सनैलिटी विच वी मे नॉट रियलाइज़। लेकिन वही आदमी, मैं अभी जैसे रोटरी में हूँ तो मैं रोटरी में बोलता हूँ, कोई भी आदमी जो 1 जुलाई को प्रेसिडेंटशिप के हिसाब से चालू करता है, वो 30 जून को जब उसका टर्म अलग ख़त्म होता है तो उसका हुलिया बोलिए, उसका बात करने का तरीका बोलिए, एवरीथिंग चेंजेस, क्योंकि वो 1 साल में इतना कुछ अंडरस्टैंड करता है दैट ही बिकम्स अ लीडर। और एक ये कि आप प्रोसेस में, लाइफ में जब भी थोड़ा सेटल हो जाते हैं तो समाज का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास में, तो आपको समाज को वापस कुछ देने का प्रयास रखिए। तो आप ह्यूमन बीइंग है, तो बीइंग अ ह्यूमन, दिस इज़ द प्रोसेस एक्चुअली हाउ यू बिकम ह्यूमन बीइंग, या जो बीइंग ह्यूमन, ये हमारे मतलब रोटरी के लीडर ही बोलते थे ये कि भाई ठीक है, तो माना, मतलब ये है कि माना कि ज़िंदगी को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए, गुजरे जिधर से हम। ये एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ होता है। दिस इज़ नॉट, मैं कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेन बात ये है कि ये अगर एटीट्यूड रहे तो आदमी आगे बढ़ता ही बढ़ता है उसको। बहुत सुंदर, बहुत ही सही बात कही कि बी बिजी टू स्टे ईजी, और ज़रूरत है आज की युवा पीढ़ी को इन बातों को ध्यान में रखने की। जाते जाते चाहेंगे कि नया साल आ चुका है 2025, इस साल के लिए आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस संदेश तो यही था जो मैंने ऑलरेडी दे दिया, बाकी तो खैर मतलब
नया साल आ रहा है, नई नई चीज़ें, नए नए काम करने के लिए युवा पीढ़ी केपेबल है। आज की युवा पीढ़ी जो है हमारे टाइम की युवा पीढ़ी से बहुत ज़्यादा तेज़ है। वो पैदा ही मतलब थोड़ा इंटेलिजेंस लेके होते हैं। जो काम हम लोग 10 बार करके सीख नहीं पाते कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह में, वो बच्चे बिना समझे वैसे ही कुछ मतलब बैठते वो सारा का सारा सीख जाते हैं। तो उनकी बराबरी करना, मैं तो बल्कि मेरा तो ये सिद्धांत है कि जैसे लड़का बड़ा हो गया और वो 25-30 का हो गया, कमाई करने लग गया, उसकी स्टेबिलिटी आ गई, उसकी अपनी लाइफ शुरू होती है, तो अब उस वक्त वो इसके लिए केपेबल है कि वो डिसीजन जो है मेकिंग, वो बुज़ुर्गों से बेटर डिसीजन वो लोग लेते हैं उनको, क्योंकि उनकी लाइफ शुरू कर देने की छूट देनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी जितनी आप प्रोवाइड कर सके, गाइडेंस जितनी प्रोवाइड कर, जितनी वो ले उतनी ही दीजिए, बाकी जो है उसको अपने आप पर छोड़ दीजिए। वो अपने आप केपेबल हैं वो लोग, मतलब आगे बढ़ने के लिए। तो ये थी हमारी 2 बात आज DK मोहता जी के साथ, और इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्पष्टता, हर खबर स्पष्टता के साथ। धन्यवाद।